बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सेलेक्ट किया था, ऐसा ही है। और ऑटम 2018 का पास पेपर था, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो कल हमने प्रोविजन समझी थी दो चीज़ों के ऊपर, चलता है ओके जी। हमने दो चीज़ें समझी थी कल, एक तो एक्सेप्टेंस और उसकी टाइमलाइन, जिसमें था एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। और सेकंड हमने समझा था रेवोकेशन को, कि रेवोकेशन की टाइमलाइन क्या है। तो आसान लफ्ज़ों में था व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन, तो समझ लें ऑफ़र की रेवोकेशन या ऑफ़र की रेवोकेशन या एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कंप्लीट हो गई। यही पढ़ा था जी हमने। इसी के ऊपर ये एक एग्जाम्पल थी, पास पेपर का क्वेश्चन था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये दोबारा सवाल शायद ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिस रहनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ सिर्फ टाइम लाइन को देखने के लिए। ऑन 3 सितंबर 2018, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा कि आई कैप में अब आपने सोल्यूशन, मैंने कल कुछ सजेस्ट नहीं किया था, मैंने कहा था कि आप एक दफ़ा लिख लो, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। On 3 September 2018, Saleem offered by a letter to sell his laptop to Ghazi for rupees 50,000. ये उसने एक ट्रांजैक्शन समझाई। Ghazi received the letter on 5 September 2018. लेकिन जी उसने आपको टाइमलाइन सिखाता चला गया। उसने पहली टाइमलाइन, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, पहली टाइमलाइन क्या ऑफर लेटर की? 3 सितंबर को पोस्ट किया। 3 सितंबर को उसने पोस्ट किया है 2018 को, और ये लेटर रिसीव हुआ है 5 सितंबर को, ये लेटर रिसीव हो गया। ठीक है जी। देन उसके बाद क्या हुआ जी? 6 सितंबर को गाजी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया और लेटर 8 को पहुंच गया। इसका मतलब है यहाँ से 6 को पोस्टिंग हुई है और 8 सितंबर को फाइनली लेटर यहाँ पहुंच गया। Then कहते जी, the letter reaches Saleem on 8 September. Saleem wrote a letter of revocation of his offer and posted it to Ghazi on 5 September. लेकिन इसको ऑफर करने के बाद 5 तारीख को याद आया कि उसने इसको रिवोक करना है। सही है जी। सो 5 सितंबर को उसने रेवोकेशन लेटर राइट डाउन किया और ये लेटर फाइनली पार्टी के पास पहुंचा ऑन 7 सितंबर। लेकिन जी 7 सितंबर को अप्रॉक्सीमेटली कहीं पे, यहीं पे लिख देता हूँ, 7 सितंबर को कहीं गालबन इस पार्टी के पास रेवोकेशन लेटर पहुंच गया जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ, अच्छा अब एक चीज़ और, जैसा मैंने पहले लेक्चर में ओरिएंटेशन में कहा था कि आपने कम से कम 2 दफ़ा सवाल को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि एक रिक्वायरमेंट में क्या वाकई ही सिंगल रिक्वायरमेंट है या मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है। तो अगर आप गौर करो तो आपको देखना कितने मल्टीपल क्वेश्चन एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर वो बिल्डअप करेगा। वो कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड। यानी पहले तो सिर्फ आप ये बताइए कि किस डेट के ऊपर ऑफर कंप्लीट हुई, कम्युनिकेशन ऑफर की, किस डेट पे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई और किस डेट पे रेवोकेशन कंप्लीट हुई। स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 सवाल पूछे हैं उसने आपसे। अगली बात, एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस, यहां तक उसने आपसे 3 बातें पूछ चुका है कम्युनिकेशन के ऊपर। अब अगला सवाल वो दोबारा पूछ रहा है, एंड वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी, और ये भी बता दीजिए कि क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ये उसने आपसे डिसीजन पूछा, यानी 3 बातें उसने ऊपर पूछ चुका है कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, तो आपको बताना था कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन और मींस एज ऑन 5 सितंबर। तो पहला आंसर, अगर मैं अब आंसर की बात करूं कि आपका आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, तो पहला ऑफर की कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, डेट, इसके ऊपर आपकी बात आनी चाहिए थी, प्रोविजन ऑफ लॉ। फिर उसने आपसे पूछा सेकेंडली बताइए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, तो आपको दोनों तरह से बतानी थी कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट हुई और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हुई। मतलब व्हेन द लेटर इज पर्टिकुलरली पोस्टेड या इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मींस एज ऑन 6 सितंबर द एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट प्रपोजर, एंड व्हेन इट फाइनली रीचेस द पर्सन मींस 8 सितंबर इट्स एन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड। तो ये उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट का आंसर होता। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट उसने आपसे पूछी, बताइए रेवोकेशन
ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई, ये भी बताना है। ये तीसरी बात थी उसकी रिक्वायरमेंट की। तो जी, तो आपको बताना था व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, तो उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है रेवोकेशन। बल्कि वो दो तरह से बताई होगी उसने, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, उसने भी दो तरह। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दी मिस्टर गाजी एज ऑन 7 सितंबर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड अगेंस्ट मिस्टर गाजी। ऐसा ही है। सो तीसरी रिक्वायरमेंट का आंसर। फोर्थ रिक्वायरमेंट, जी बेटे मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ। फोर्थ रिक्वायरमेंट का आंसर था कि बताइए क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। अब यहां से आपसे डिसीजन पूछा जा रहा है जी, क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? यस। अब अगर आप डिसीजन दे रहे हो यस, तो मुझे उसकी रीजन भी तो दो कि क्यों यस कह रहे हो। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्ट प्रपोजर was completed as on 6, where the revocation was completed against the person Mr. Ghazi as on 7. Now he cannot revoke the offer. अब वो offer, oh sorry, he cannot revoke the offer. Yeah, sorry, Mr. sorry पहला कौन था? Salim. Salim now cannot revoke the offer because the acceptance against Mr. Salim was completed on 6 September. So ये था आपका conclusion. बात समझ आई? मैंने ब्रेकअप किया आपके रिक्वायरमेंट को। अब आता हूं कि क्वेश्चन का आंसर करना कैसे था। जर्नली कैसे आईकैप के क्वेश्चन का आंसर किया करेंगे केस स्टडी का। 3 स्टेप्स हुआ करेंगे, 3 स्टेप्स अप्रोच है। नंबर 1 प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ। नंबर 2 लिंकेज with case study। खाली लिंकेज का वर्ड याद रख लें। नंबर 3 कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में ये 3 स्टेप अप्रोच यूज नहीं की मैंने। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसे अंदाज से पूछी कि मुझे जरूरत नहीं थी इस 3 स्टेप अप्रोच की। और मेरी बात समझ आई है? मुझे उसने स्टेप बाय स्टेप खुद ही इस तरह बातें पूछी कि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं उस पॉइंट को समझूं। लेकिन जर्नली जब केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, आज जिस तरह एग्जामिनर आपसे टेस्टिंग करता है, आपका आंसर इन 3 स्टेप्स अप्रोच में आया करेगा। 3 स्टेप अप्रोच मीन्स प्रोविजन ऑफ लॉ आप मेंशन करोगे, आप लिंकेज करोगे उसकी केस स्टडी के साथ, और आप कंक्लूजन लिखा करोगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ समझा दूँ। राइटिंग स्टाइल हर एक को अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्लाइड दी है। तो कुछ का राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है कि वो कंक्लूजन पहले लिखते हैं, फिर लिंकेज और प्रोविजन पे आते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको स्टाइल उनका इस तरह डेवलप हुआ होता है कि उनको पहले आंसर करना और फिर उस आंसर को जस्टिफाई करना, रीज़न देना आसान लगता है। और कुछ ऐसे होंगे जो पहले प्रोविजन लिखना आसान समझते हैं क्योंकि जल्दी लिखी जाती है। सो जो भी अप्रोच है इसमें कोई गलती नहीं है। आप बल्कि आईकैप की अप्रोच में भी ये चीज़ देखोगे कि सम टाइम वो सोल्यूशन दे रहा होगा तो कंक्लूजन पहले लिख रहा होगा, रीजनिंग बाद में कर रहा होगा। देखो ये अगर गौर करो ना तो ये 2 चीज़ें क्या हैं? रीजंस। कि मैं इस सॉरी गलत दिया। ये 2 रीजंस हैं इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि भाई हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। लाइक आप कंक्लूजन दे रहे हो कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका कंक्लूजन है, लेकिन आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे हो? वो है आपकी लिंकेज और आपकी प्रोविजन ऑफ लॉ। जज़ाकल्लाह बेटे उधर ही रख दे सामने। मेरी बात समझ आई है? सो हमारी 3 स्टेप अप्रोच हुआ करेगी, प्रोविजन ऑफ लॉ, लिंकेज और कंक्लूजन। लेकिन इस सवाल में यूज नहीं हुई। अब मैं जो घर से आज होमवर्क दूंगा वहां पे ये यूज होगी अप्रोच। आपका दिल करे आप पहले प्रोविजन ऑफ लॉ लिखें, फिर उसको लिंक कर लें विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, फिर कंक्लूजन दे दें। और आपका दिल करे तो पहले कंक्लूजन लिख दें कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर रीजनिंग कर लें। सो इट्स योर कॉल। क्लियर? चलो अब अपने सोल्यूशन जरा प्लीज निकाल लें। मैं जरा एक दफा चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। जी बेटे पूछो। रेवोकेशन का 6 सितंबर तक। 5 तक क्यों?
5th को तो लेटर पहुंचा है, 6th तक था जब तक वो उसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल नहीं दिया। इसके ऊपर ICAP का क्लियर डायरेक्टिव आ गया था कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग प्रोविजन ऑफ लॉ को, प्लीज बेटे, प्रोविजन ऑफ लॉ को कॉपी करें और पेस्ट करें। मुझे क्रैमिंग नहीं चाहिए, आप खुद लिख सकते हैं। हाँ, इसेंस डैमेज मत कीजिएगा। इसेंस का मतलब है कि ऐसा नहीं है, समटाइम्स आप प्रोविजन ऑफ लॉ लिखते हो लेकिन उसका मतलब पढ़ने वाला जब उसको पढ़ता है तो मतलब ही कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। सो इतना ख्याल आप जरूर रखेंगे। क्या मतलब? नहीं, खुद लिख सकते हैं आप जब लिखना चाहें, उसे कोई इतराज नहीं है ना। उसे क्रैमिंग पे इतराज है, लेकिन वो कहता है अपना, अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्रैमिंग नहीं हो पाती, वो खुद लिखना चाहते हैं, तो बस इसेंस डैमेज ना है, मतलब तर्जुमा या उसका जो अंडरलाइन मीनिंग निकले वो डैमेज नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो खुद, इजाजत है पूरी, बल्कि वो अप्रिशिएट करता है इस बात को। ठीक है, वो अप्रिशिएट करता है इस बात को। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप सोल्यूशन पढ़ रहे होगे तो आप कहोगे सर ये खुद तो छापा लगाता है, खुद तो ये 100% प्रोविजन लिखता है एज इट इज जैसी इसने बुक में दी हुई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं आपकी आसानी के लिए, ICAP की 2 बॉडीज हैं, ICAP के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, नंबर 2 आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पेपर बनाता है, अपना सोल्यूशन बनाता है, लेकिन शेयर नहीं करता स्टूडेंट से। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जो आपको सोल्यूशन मिलता है, ये उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, सो दोनों डिपार्टमेंट्स अलग हैं। इसी वजह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सोल्यूशन बनाता है वो 1.5 महीना लेता है सोल्यूशन बनाने के लिए। हर एंगल से उसको इवैल्यूएट करता है कि हाँ ये सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैं शेयर करता हूँ। सो आपको लगेगा इतनी परफेक्शन कैसे आ सकती है स्टूडेंट के टाइम पे, नहीं आती। ठीक है, इवन कि मैं भी शायद सोल्यूशन लिखूं तो वैसा एज इट इज रिप्रोड्यूस ना करूं जो एग्जामिनर सोल्यूशन आता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे 1.5 महीना लगाकर सोल्यूशन बनाते हैं। सो उतनी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए हमारे पास तो 3 घंटे हैं, हमने उसमें अंदर रिप्रोड्यूशन, हमने जिसके अंदर अपना बेस्ट देना होता है। सो आप 100% कंपैरिजन पे नहीं जाओगे। मैं आपको एक और हैबिट डेवलप करनी है हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो मैं चेक करूंगा सोल्यूशन, मैं आप लोग ह्यूमिलेशन फील नहीं करनी कि मैं पढ़ूंगा भी सोल्यूशन कि इस बच्चे ने गलती क्या किया, ताकि बाकी वो गलती ना करें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि आप ह्यूमिलेट करना शुरू कर दो किसी को क्लास में, क्योंकि ये हैबिट से गलतियाँ रिमूव होंगी। ठीक हो गया। सेकेंडली, क्योंकि आप लोग करोगे इस तरह की गलती, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और दूसरा प्रोसेस जो आपसे घर से लिए दिया करूँगा कि आप जाके एक दफ़ा सोल्यूशन को रीड आउट किया करोगे कि एग्जामिनर ने कैसे लिखा है। क्योंकि इंसान हो ना, गंदी सोहबत का बहुत जल्दी असर पड़ता है, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है ना, दो सूटेबाज हो तो तीसरा हो ही जाएगा 1-1.5 महीने में। बहुत रेजिस्ट भी करेगा तो 2 महीने निकाल लेगा, 3 महीने निकाल लेगा, उसके बाद वो भी वही काम कर रहा होगा जो बाकी दोस्त कर रहे हैं। अच्छी सोहबत का भी असर पड़ता इसी तरह, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है। मतलब किसी को ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने से आप में से किसी को नमाजी बनाना है, वो 2 महीने में नहीं होना उस पर 8-9 महीने लग जाने हैं उसको कन्विंस करते करते कि चला नमाज पढ़े। लेकिन असर पड़ता है, सोहबत एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने रीडिंग करनी है सोल्यूशंस की। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, याद नहीं करने, प्लीज़ मेरा मतलब वर्ड्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं निकालना कि सर ने कहा था सोल्यूशंस याद कर लिया करो, ये बहुत अब्सर्ड बात होगी। रीड आउट करो सिर्फ एक दफ़ा। किसी को मैं ये भी कहूँगा बेटा आप 2 दफ़ा रीड आउट किया करो। उससे होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग के अंदर वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब आप लिखने बैठते हो तो वो वर्ड्स आपके खुद ब खुद आपकी राइटिंग स्टाइल में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सोहबत इख्तियार करने के लिए मैं आपको एक हैबिट डेवलप करवाऊंगा कि जहाँ 2 रीडिंग्स करनी है वहाँ पे एग्जामिनर का लिखने के बाद, नॉट बिफोर दैट, लिख लिया आपने, उसके बाद सोल्यूशन एग्जामिनर का रीड आउट करो, देखो वो किस अंदाज से लिख रहा, बस इतना ही काफ़ी है। आपका माइंड खुद ब खुद कहीं बैक एंड के ऊपर वर्क करके आपके अंदर वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। क्लियर? चलो जरा अब सॉल्यूशंस प्लीज मुझे दिखाओ अपने दिखा दो बेटी। बेटी मुझे पेन भी दीजिएगा। पहली चीज हाईलाइट हो गई बच्चे की, देखते सॉल्यूशन। पॉइंटर नॉट अलाउड। एग्जामिनेशन गाइडलाइन के मुताबिक आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउड है, बस।
कोई हाईलाइटिंग की ज़रूरत नहीं, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं एग्जामिनर को मक्खन लगाने के। फिर सिंडिकेटिंग मार्केट है, आपके पास मेरे पास आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने बहुत अच्छी राइटिंग करके मुझे कन्विंस किया है तो मैं एक सवाल के ही नंबर अच्छे दे सकता हूँ। सो हेडिंग्स ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, दे दोगे ठीक है, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आप देना चाहो तो दे दो, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से दे रहे हो कि लॉ बोर्ड का पेपर है और एग्जामिनर खुश होगा तो शाबाशी देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वो उसने 3 लाइनों में भी आंसर लिखोगे तो आपको 3 लाइनों का आंसर का पूरे मार्क्स देगा, वो बाउंड है। क्लियर? सो हेडिंग्स नॉट नीडेड, पॉइंटर भी अलाउड है वैसे, लेकिन कोशिश करें ब्लैक बॉल पॉइंट वुड बी ग्रेट। मैंने 2 बार लिखा, उसे 2 दफा लिखा। पहली एक और गलती बेटे नजर आ रही है, जिसमें मैंने कहा उसने सवाल में 3 बातें पूछी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, देन रेवोकेशन और देन बाइंडिंग ऑर्डर। आप ऑफर खा गई हैं, ऑफर के बारे में कुछ नहीं, आपने डायरेक्टली स्टार्ट किया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो इसका मतलब आपके वो वाले नंबर, मेरी बात समझ पा रहे हो? इस बेटी ने ऑफर के बारे में नहीं लिखा, मतलब वो नंबर गए। अगर मैं इसकी डिवीजन कर देता हूँ, से मैं कहता हूँ, साथ साथ समझते जाएं बेटे। देखो, आप सबके सोल्यूशन में कुछ ना कुछ बातें होंगी जो सबके समझने के लिए ज़रूरी होंगी। इस बेटी ने ये वाला, से मैं कहता हूँ इसके 2 मार्क्स हैं, अज्यूम कर रहा हूँ, इसके 1 मार्क्स से, दोनों के 1 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं और से इसके 2 मार्क्स हैं। टोटल अज्यूम करता हूँ ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बस अगर इस बेटी ने अब ये वाला टॉपिक नहीं लिखा तो मैंने इसके 1 नंबर काट लिया, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलो जी जी। नंबर्स देते हैं क्या मतलब बेटे, समझिए? नहीं, नंबर्स देने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो मैं कैसे एक स्टूडेंट के नंबर काटना शुरू कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ इस बेटी की राइटिंग में नजर आई, बेटा मुझे कुछ दूसरा बॉल पॉइंट दे दे, बेटे आप मुझे बॉल पॉइंट दे दो, मुझे काटते हुए अच्छा लगता है, नज़र तो आए। अच्छा, ये जो एब्जर्ड लाइन लिखने से हमें, जब शुरू में वर्ड लिखने को नहीं मिल रहे होते तो हमें सबसे आसान लगता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ तो लिखा है, इसमें कोई नंबर नहीं है और ना ही कोई इंप्रेशन है। देखो, जब वो सवाल दे रहा है उसे भी पता, उसने नीचे आपको रिक्वायरमेंट में लिखना है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछ रहा हूँ। सो इसको ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे इस वर्ड्स का कोई मीनिंग, हाँ कई दफ़ा आईकैप भी सोल्यूशन में लिखेगा वर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, ये गलत है। ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आपको मटेरियल नहीं मिल रहा तो आपने ऐसा लिखना शुरू कर दिया, जबकि एग्जामिनर का ज़रा स्टार्ट देखें आप सब मेरे साथ मिलके, क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, देखो ज़रा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड ऑन। बेटा आप जिसको सोल्यूशन दे रहे हो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है? सो ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं। अब आप में से बेशतर लोगों ने ये वर्ड लिखा होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो नॉट नीडेड। अच्छा बेटी, अब यहाँ पे इस बेटी का एक कंक्लूजन मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। गाजी posted a letter to Salim to show his acceptance, but it reached to Salim on 8 September। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर के दिल पे क्या गुजरती है साथ साथ। But Salim revocated this offer and posted a letter on
5th September 2018, which is reached on 7th September to Ghazi. The revocation letter was reached after the posting of acceptance letter. ठीक है जी. So लाइन किसी हद तक बेहतर है. Revocation letter was reached. अब देखो ना, revocation letter was reached, ये इनकम्प्लीट, ये लेमैन लैंग्वेज लग रही है. यानी कि आप बजाय कि ये टर्म्स यूज़ करने के रेवोकेशन लेटर की जो, या मैं यूँ कहूँ कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज़ कम्प्लीट एज ऑन दिस डेट 7, ठीक है, व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ गाजी. ये देखो, ये टेक्निक है. ये लग रहा है कि एक टेक्निकल पर्सन लिख रहा है, या एक पर्सन ऐसा जिसने लॉ जानता है, वो उन टर्म्स का सहारा लेके लिख रहा है. इसके बरक्स एक लेमैन स्टूडेंट, एक लेमैन पर्सन, यानी जिसको नॉलेज नहीं है लॉ का, लेकिन वो लिख रहा है, वो कह रहा है सॉरी, रेवोकेशन लेटर वॉज रीच्ड. मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ से लिंकेज को पुअर लिंकेज कंसिडर करेगा कि इस पर्सन को ये नहीं पता, ना ये टर्मिनोलॉजी का सहारा लेना, ना ये लॉ का सहारा ले, ये जर्नल लिखी जा रहा है बस. और फिर एक और चीज़, कोशिश करनी एग्जामिनर को उलझाना नहीं है. इस बेटी का जो लिंकेज पढ़ के मुझे लग रहा है ये मुझे बहुत ज़्यादा उलझा रही हैं, कि शायद ये खुद भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या यूं कहूँ कि प्लानिंग में थोड़ा सा वीक है. लेकिन ये प्लानिंग का इशू नहीं लग रहा, क्योंकि नज़र आ रहा है प्लानिंग है, बट लिखते हुए बहुत ज़्यादा जेनेरिक लिख गई. जेनेरिक नहीं, उन टर्मिनोलॉजी का सहारा लें. ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं अब थोड़ा सा और पढ़ता हूँ इसको, कि ऑन 5 September 2018 ऑफर इज कंप्लीट बिकॉज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. ये बात बिल्कुल ठीक है. ऑन 6 September गाजी पोस्टेड अ लेटर टू सलीम टू शो हिज एक्सेप्टेंस, बट इट रीचेस टू सलीम ऑन 8 September. नहीं, नॉट लाइक दैट. आप बताओ दो, या आप ये बजाय कि इतनी कहानी बताने के आप ये बता दो कि व्हेन ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, दैट इज सलीम, एंड व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर मीन्स गाजी. ये दो बातें कर लो, रादर देन इतनी कहानी सुनाने की कि लेटर कब निकला, कब पहुंचा, पोस्टमैन पहुंच गया है. नहीं, ये बातें नहीं करेंगे हम. ठीक है, डिटेल लिंकेज का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एक पेज लिख दो लिंकेज पे. लिंकेज आप बहुत अच्छी लिंकेज भी एक पैराग्राफ 3-4 लाइनों के अंदर कर सकते हो. ठीक है, और समटाइम 2 लाइनों के अंदर भी लिंकेज कंप्लीट हो जाएगी. और समटाइम्स सोल्यूशन में एग्जामिनर क्या करेगा बेटे, ठीक है, समटाइम्स सोल्यूशन में एग्जामिनर क्या करेगा कि एग्जामिनर इन 2 एरियाज को कभी कभी क्लब करता नजर आएगा. वो प्रोविजन और लिंकेज को इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करेगा कि प्रोविजन का मकसद भी पूरा हो जाएगा और लिंकेज का मकसद भी पूरा हो जाएगा. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो ये एक्सपर्टीज़ की एक, मैं कहता हूँ, या ये मार्फत है, ये वो लास्ट मुकाम है जो ला हासिल रहेगा, शायद नहीं अचीव कर सकेंगे, लेकिन हमें इनको अलग-अलग भी रखें तो हम सही हैं. हमने लिखनी दोनों चीज़ें हैं. इज डेट क्लियर? चलें जी बेटी, अगली. आपने भी नहीं किया, या आप फर्स्ट डे आए हो? लीव पे थी. लीव वाले को भी फाइन पड़ा करेगा अगली बार से, बता दूं पहले ही. इसलिए दोस्तों से पूछ, एक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, दोस्तों से पूछ लिया करें ग्रुप में कि कोई होमवर्क तो नहीं मिला हुआ, कल 50 रुपये वरना लेकर आऊँ. ठीक है, सो आज मैं बख्शिश कर रहा हूँ, लेकिन कल से ये होगा जो करेगा वो कोशिश करे कि जेब में 50 रुपये रख के लेकर आए. ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को देते हुए ना. ठीक है, और कोई क्लास में ऐसा लड़का जो गुस्से से निकलवा सके पैसे लोगों से, वॉलंटियर बेटों में से. बहुत जलील होना पड़ता है, पहले बता दूं, जो पैसे दे रहा है वो बहुत जलील करता है, इसलिए वो पर्सन हाथ खड़ा करे जो जलील हो गए भी पैसे इकट्ठे कर ले. वॉलंटियर लड़कों, बेटियों में से भी करता हूँ, क्योंकि बेटियों में से बेटियाँ कलेक्ट करेंगी. हाँ जी, बेटों में से कोई भी नहीं है ऐसा. चलो डन. लो जी, गुड डे बेटे. ओह, इतना मुश्किल है. जिल्लाम, इसका मतलब क्या होता है? जिरहाम का मतलब क्या होता है? चलो जी, एक शेर का बच्चा आया जी. ठीक है, हमें तो सिंबा ही पता होता है. ठीक है, चलो. जिरहाम बेटियों में से कौन कलेक्ट किया करेगा जी? कोई एक वॉलंटियर कर लेंगी आप? मैं आपको आखिर में उसका मकसद समझाऊंगा. ठीक है, उन पैसों का. लेकिन जी, ये बेटी हमारे में से, बेटियों में से ये कलेक्ट किया करेंगे. अच्छा, खुद ना दो तो सबसे पहले रख देना बीच में पैसे. ठीक है, इतनी ईमानदारी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से. चलो जी.
एक्सेप्टेंस में ये किस बेटी का, आपका बेटी? एक्सेप्टेंस में आपने मुझे ये तो समझा दिया कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी टोटली 8 सितंबर को, लेकिन आपने मुझे ये नहीं समझाया कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट हुई और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कब हुई। इसका मतलब है आपके मैं नंबर यहाँ से काट लूँगा। आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसको क्लैरिफाई नहीं किया आपने, मुझे जर्नली बस बता दिया कि 8 को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो आई विल डिडक्ट योर मार्क्स कंप्लीटली। लेटर के स्पेलिंग है, स्पेल मिस्टेक्स कोशिश कीजिए। अब आपकी राइटिंग, आपका पढ़ने से बेटे मुझे ये समझ आई कि आपका सारा फोकस जो था इस सोल्यूशन का वो इसके ऊपर था, और आपने जो आंसर करने की कोशिश की मुझे इसी को मद्देनजर रख के ऊपर वाली सारी बातें नजर आई, रिफ्लेक्शन नजर आई। इसका मतलब आप कहीं भूल गए कि एग्जामिनर ने ये 3 बातें भी पूछी हुई हैं अलग-अलग से। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपकी? आपने रेवोकेशन, आपने अच्छा वैसे आपने इसको भी एक्सप्लेन किया है, सही, इसको भी एक्सप्लेन किया है, ये आपने गलत एक्सप्लेन किया, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस बात को प्रूव करने के लिए ये बातें लिखी हैं, इनकम्प्लीट बातें, कहीं ना कहीं प्रोविजन मिसिंग है, कहीं ना कहीं, बाकी ओवरऑल ठीक है। जी बेटी, अच्छा ऐसा फील आती है कि हमेशा ये टाइम ज़ाया हो रहा है, लेक्चर ज़ाया हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये इनपुट है, आप साथ साथ कलेक्ट करते रहें। ठीक है, ये एक मैंने जैसा मैंने कहा था ये 1 महीना ये प्रैक्टिस मैं करता होता हूँ ताकि आप मरीज़ों को उनका मर्ज़ पता लग जाए, उसके बाद वो उस पर मेहनत करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और, ये पढ़ने से एक और चीज़ और आइडिया हो रही है, कोशिश करनी है कि फैक्ट्स को दोबारा से एक्सप्रेस नहीं करना, मतलब जो फैक्ट्स ICAP ने बताए हैं या एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में बताए हैं, आप मोस्टली स्टूडेंट दोबारा वही लिखना शुरू कर देते हैं, सारी बात नहीं ज़रूरत, आप अगली बात करें। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पूरी पूरी बात लिख रहे हैं, अभी तो छोटी सी बात थी ना, तो आप लोग लिख देते हैं चलो ठीक है जी, जैसे ये लिखा स्टार्ट हुआ सलीम ऑफर्ड इज लैपटॉप टू गाजी फॉर 50,000 बाय अ लेटर एट 3 सितंबर। अब इट सीम्स लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स अगेन गिवन इन द क्वेश्चन। ये किसका है, किस बेटी का है? आपका। मेरी बात समझ आ रही हो बेटे? सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दोबारा नहीं, कोशिश करें आप बात का आगाज डायरेक्टली प्रोविजन ऑफ लॉ से करें। ठीक है, जैसा आपको मैंने सोल्यूशन पढ़ाया भी है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज ऑन 5 सितंबर, इसका मतलब उसने डायरेक्टली आपको बताया कि कब ऑफर कंप्लीट हुई, उसने जहमत ही नहीं की आपको दोबारा कहानी सुनाने की कि कॉन्ट्रैक्ट था किस चीज़ का। ठीक है, और फिर जैसा देखो आपको मैंने जैसा कहा कि आप लोग एक्सप्रेस करने जाते हो तो फिर आप सारा वही फैक्ट्स, तब मैं बेटी का शुरू का एक पैरा पढ़ रहा हूँ। सलीम ऑफर्ड इज लैपटॉप टू गाजी for 50,000 rupees by a letter on 3rd September. Ghazi received that letter on 5th September. Ghazi accepted the offer and posted the letter of acceptance on 6th September to Salim. Here communication of offer completed at 5th September and communication of acceptance completed at 8th September when Salim received the letter. अब यहाँ इस बेटी ने क्या किया, इस बेटी ने पूरा पहले दोबारा फैक्ट स्टेट किए, उसके बाद डायरेक्टली उन फैक्ट्स के साथ हाईलाइट करके बता दिया कि यहाँ पे ऑफर कंप्लीट होगी और यहाँ पे एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब वंस अगेन ये बेटी जब ये करने गई तो इतना लंबा पैराग्राफ लिखने के बाद सिर्फ ये बता पाई कि कब कंप्लीट हुई है और इसका ब्रेकअप फिर भूल गई। उन्होंने मुझे कहा, देखो लास्ट लाइन में पढ़ी कि एक्सेप्टेंस हियर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड एट 5th सितंबर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड एट 8th सितंबर। मतलब आप मुझे फिर ये बता रहे हो बस ये और ये, there is no classification between acceptance against proposer, acceptance against acceptor। और इतना पैरा भी लिख दिया, तब भी नंबर सिर्फ किस चीज़ के मिलने हैं, ये वाला, ये तो मिलना ही नहीं है। बातें सब समझो, ये सारी, ये खाली इनकी मिस्टेक नहीं है, आप लोगों की भी यही मिस्टेक्स होनी है। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन सलीम डिसाइडेड टू नॉट नीडेड, हमें एक्सप्रेस नहीं करना कि सलीम ने क्यों रिवोक लेटर, बेटा हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, दैट्स एनफ। So, but due to some reason नहीं, Salim decided to revoke his offer, so he wrote a letter of revocation. ये भी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है।
सेंट नहीं, पोस्टेड या इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। आपका भी बेटी सेम प्रॉब्लम है। अब मैंने आपके मर्ज बता दिया कि एक तो आप फैक्ट्स दोबारा स्ट्रेट कर रहे हो, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं देख पा रहे कि आपने क्या क्या बातें लिखनी है, और तीसरा आपका फोकस इसी पे था, इस आंसर पे। आप भूल गए कि उसने आपसे अलग-अलग 3 बातें भी पूछी हैं। बात समझ आई? अपनी गलती समझ आ रही है? ठीक। अच्छा, ये फ्लो चार्ट अपनी हेल्प के लिए बनाना है, पेपर में नहीं बनाना, ठीक है? बेटी, आपकी एक्सप्लेनेशन या आपका जो सीक्वेंसिंग था वो बहुत ठीक था। आपने तीनों बातें बहुत अच्छी की। जब आपकी इस पॉइंट पे आई हैं, ये नंबर्स आपको पूरे मिलेंगे, दिस ये पूरे नंबर मिलेंगे। जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने लिखने की कोशिश की, मैं वो पढ़ देता हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड and is valid. Salim has to accept the letter and process the offer into binding contract between both parties. ठीक है, तो ये गलत है। समझ आ गई गलती क्या है? ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड। बेटे आगे फॉरवर्ड कर देना, ओह, ये भी बैठ के लिखा है। The contract was completed on 5th September and Ghazi acceptance completed on 8th September. Then Salim want to revoke the offer. So this offer cannot be revoked because the offer was already accepted. बेटे एग्जामिनर ने ना आपको इस बात लिखने का सिर्फ कंक्लूजन का नंबर देना है, कंक्लूजन का। ये रीज़न भी नहीं है, ये कंक्लूजन है सर। रीज़न भी प्रॉपर नहीं दिया आपने, ठीक है? क्योंकि आपने 8 सितंबर और आपने रीज़न भी गलत दिया है, ठीक है? आपने रीज़न भी गलत दिया, आपने इस बात को जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब रीज़न भी गलत है। हाँ, आपको 0.5 नंबर दे देगा वो सारे में से, सिर्फ 0.5, वो ये लिखने के कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, बस। चलो नहीं, ये हरकतें पेपर में नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, एक ही रजिस्टर है सब चीज़ों के लिए। प्रोविजन ऑफ लॉ, अच्छा उन्होंने मेरी हेल्प के लिए बना दिया। नहीं बेटे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसकी रीज़न है कि ये तो बेटे ऐसा लग रहा है मेरे क्लास नोट्स कल वाले आपने बना के दे दिए सोल्यूशन में। नहीं, ऐसे नहीं, इसको प्रॉपरली नरेटिव वे में करें ताकि पता चले जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आपने ब्रैकेट्स में डाल दिए, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता लगेगा कि आप क्या लिख रहे हो। इस तरह तो पता नहीं, जिस तरह तो आपने बातें प्रिंसिपल सही लिखे हैं, और सारी बातें पूरी लिखी हैं, ठीक है? लेकिन उसको नरेटिव में लिखो तो पता चले। ये सॉरी, ये किसी का रह गया, बेटी पीछे दे दें। थैंक यू बेटी। अब ये देखो ना, द ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन द अदर पार्टी बिकम्स अवेयर ऑफ द ऑफर, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक बात है, प्रोविजन ऑफ लॉ है। तो इसके आगे सिर्फ डेट आ जानी चाहिए थी। आपने एमी एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की कि सलीम मेड ऑफर ऑन 3rd September, ऑन 5th September गाजी रिसीव द लेटर ऑफ ऑफर। इसकी ज़रूरत नहीं थी यार, जस्ट नीड टू पुट द डेट कि यार ये डेट है, इस डेट पे कंप्लीट होगी, बात ख़त्म। आगे वही बात, एक्सेप्टेंस मिस करके बेटे आपके भी सेम सोल्यूशन, सॉरी मैंने काफ़ी गंद मचा दिया, आपका भी सेम सोल्यूशन, आप भी एक्सेप्टेंस मिस कर गए हो आगे से।
आपने ऑफर की बात की है, उसके बाद एक्सेप्शन को गोलमोल कर दिया विद द रेवोकेशन। ये कौन है, किस बेटी का है ये, बात समझ आई? तो आपने ये दो एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया आपस में, ये वाले को, और आप डायरेक्ट इन दोनों को मिस करके यहाँ पे चले गए हो। नहीं, अब जिस सोल्यूशन पे रीजनिंग गलत है। हाँ ठीक है, रेवोकेशन मुझे मिल गई, रीजनिंग गलत है। ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, परफेक्ट। बेटी बीच में से गड़बड़ है, ठीक है, लिंकेज इज नॉट वेल। अच्छा, एक काम करना है, सब ने घर जाके एक दफ़ा सोल्यूशन को रीड आउट करना है, ठीक है, एक दफ़ा। मार्कर्स यूज़ मत करें प्लीज़, ये ब्लू मार्कर्स वगैरह नॉट अलाउड, यूज़ मत करें, जिसका भी है। ब्लैक मार्कर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ बॉल पॉइंट, ये एक आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। अब कंप्लीट एंड तक जो भी आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट है, बस यही है अलाउड। अच्छा, ये मैसेजेस लिख लिख के आदत हुई होती है BCG, ठीक है, बिकॉज नॉट अलाउड। किस बेटी का है ये, नॉट अलाउड। अंडर द प्रोविजन की जरूरत नहीं इस लाइन लिखने की, बिकॉज सेम गलत। बहुत खूबसूरत बेटी, आपने देख के तो नहीं लिखा, बहुत खूबसूरत। इस बेटी ने हर चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आगे गई है, इन तीनों बातों को एक्सप्लेन करके आगे गई है। अभी तक में सबसे अच्छा इन्हीं का था आज। अब इन्हें नजरें लगाएं सारे मिलके। अगेंस्ट द प्रपोजल नहीं, अगेंस्ट द प्रपोजर, ये ख्याल रखें वर्ड का, ठीक है। बहुत खूबसूरत बेटे, फिलहाल बहुत खूबसूरत बेटे, वेल डन, शाबाश, कीप इट अप। लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट अपनी कंक्लूजन पे। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अवॉइड करो, क्योंकि फिर आपको आदत पड़ जाती है बार बार एक ही लफ्ज़ लिखने की, अंडर द प्रोविजन ऑफ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये किस बेटे का है? कोशिश करनी है कि इसके आगे या तो ब्रैकेट में ऑफर या ऑफरी मेंशन करो, ठीक है, या प्रपोजर या एक्सेप्टर मेंशन करो। इस बेटे ने ऐसे किया हुआ है, इसने प्रपोजर का नाम लिख के आगे ब्रैकेट में या दैट इज़ लिख के उसका नाम लिख दिया। तो आपने अगर नाम डायरेक्ट लिख दिया तो कोशिश करो आगे ब्रैकेट में उसकी पोजीशन लिख दो। बात समझ आई है? बाकी आपकी बात ठीक है। हाँ, नहीं, नाम यूज़ करो, मैं कह रहा हूँ देखो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। इन बच्चों ने क्या किया है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने प्रोविजन और लिंकेज को मिक्स कर दिया है। इन्होंने जहाँ पे बात की व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, साथ ही लिखा दैट इज गाजी। मतलब उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया एग्जामिनर को कि प्रोविजन ऑफ लॉ भी हो गई आपकी लिंकेज भी हो गई, तो आप दोबारा ना कहना लिंकेज करो। बात समझ आ रही है? तो ये एक वे है। एक्सीलेंट बेटे, परफेक्ट। बस आप उस बात का ख्याल रखो कि आप उनकी पोजीशन लिख दो पीछे से।
ये तो टाइम पूरा होने वाला हो गया, क्लास लगता है यहीं पे पूरी हो जानी है। कोई बात नहीं, बिफोर कि मैं भूल जाऊं, आप लोगों ने कल होमवर्क के तौर पे जस्ट अ मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो कि मैंने अच्छा पेपर की अटेम्प्ट जो है वो उसके आगे लिखी हुई है आप सबके पास, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ऑटम 2015 वाला पास पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटे एंड पे जो थे आप लोगों ने एक किया ना इसमें से सिर्फ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, 1, 2 और 5 कल के होमवर्क के तौर पे करके आना है, ठीक है। सलीम चेंज हिज माइंड नॉट नीडेड लाइक दैट, रीजन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि उसने क्यों रेवोकेशन लिखा। आपका भी वही सिर्फ एक इशू है कि नेम के साथ पोजीशन लिख दो, ठीक है। आपने नेम्स के ऊपर बात की है तो आपने डायरेक्ट लिंकेज पे बात की है, इसी में अगर आप पोजीशन भी लिख दोगे साथ साथ तो आपकी दोनों बातें मुकम्मल हो जाएंगी, प्रोविजन भी और लिंकेज भी। परफेक्ट बेटे, प्लीज साथ वाले का कॉपी लेता। इधर से तो 2 बच्चों ने नहीं लिखा, 3 रह गए हैं, या इधर से भी कोई और है जिसकी भी चेक होने वाली है अभी, साथ ही भेज देनी थी। बेटे वहीं आपने भी एक्सेप्टेंस, ये किसकी है बेटे कॉपी? एक्सेप्टेंस नहीं, चलते रहना कोई मसला नहीं, उनके लिए भी लर्निंग है। एक्सेप्टेंस की जो वो है एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोज, वो डिस्क्रिप्शन नहीं, वो इसलिए मैं काट दी है, ठीक है। बाकी ठीक है बेटे, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये खा गए हो आप, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस के नंबर गए, रेवोकेशन और कंक्लूजन ठीक है। तो वो सीम्स लाइक जब ये मिस होती है ना इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा इंप्रेशन जाता है कि खाली कंक्लूजन पे फोकस था और आपने बस रिक्वायरमेंट सही तरीके से नहीं पढ़ी, ये होता है। अब ये देखो, ये नहायत गलत हो जाएगा और ये सारे ही शायद मार्क्स को यहाँ से काट लेगा। मैं एक सोल्यूशन शेयर करता हूँ जी। ऑन 5 सितंबर 2018 द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज़ कंप्लीट। क्यों? कोई रीज़न नहीं, कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं। ऑन 6 सितंबर 2018 acceptance against proposer is complete. On 8 September 2018 acceptance against acceptor is complete. Also the revocation letter by Salim reached the Ghazi on 7 September. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट पे कंप्लीट, स्ट्रेट पे रीजन प्रोविजन कहाँ है, क्यों कंप्लीट? कोई रीजन नहीं है। इसका मतलब आपने सिर्फ लिंकेज लिख दिया और प्रोविजन बताई नहीं है कि क्यों आप कह रहे हो ऑफर कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट होगी। इसका मतलब उसके लिए ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ छोटी सी लिंकेज है, ना ये बताया आपने, ना ये बताया आपने, ना ये बताया आपने। सो तीनों मार्क्स आ गया वो आपके। हाँ, कंक्लूजन आपने सही लिख दिया। इसका मतलब आपका लग रहा है कि ऐसा लग रहा है फोकस ये था, आपने एक एक लाइन में डेट बताई और आखिर में कहा ये देख लो डेट, तो मैं बता दिया ना, अब समझ तो तुम गए हो, ठीक है। प्लीज़ बेटे यहाँ से प्लीज़ कोई कॉपी मुझे, तीनों फॉरवर्ड, एक ही बंदा तीनों फॉरवर्ड कर दे कॉपी। थैंक यू। हमने कम्युनिकेशन, ये किसका, ये वाला हमने कम्युनिकेशन इस तरह 2 पैटर्न में तो नहीं पढ़ी, आपने 2 पैटर्न में समझा दी। इसने 3 को लिखा तो इसका ऑफर कंप्लीट, इसने 5 को मिला तो ऑफर कंप्लीट। नहीं, ऐसे नहीं है। ऑफर एक ही टाइम पे कंप्लीट होनी है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। तो ये थोड़ी सी बात गलत हो जाती है। आपने भी वही काम किया कि डायरेक्टली बस डेट्स बताई हैं।
कम्युनिकेशन अगेंस्ट कंप्लीटेड प्रपोजल इस डेट के ऊपर, अगेंस्ट इसके इस डेट के ऊपर। रीज़न नहीं बताई, प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। नॉट लाइक दैट, ये कोई अच्छा सेंटेंस नहीं है। एज द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटेड ऑन द साइड ऑफ गाजी, ठीक है, बिफोर द लेटर ऑफ रेवोकेशन इज रिसीव, नॉट लाइक दैट। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं ना, स्लैंग्स वाली, ये ना यूज़ करें, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम्स बता दिए हैं, कैसे लग रहा है, बस ये डेट्स हैं, चल भाग यहाँ से, अगर समझ तू लेगा, अक्लमंद है तू। अच्छा, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं समझना और बहुत ज़्यादा नालायक पांडा भी नहीं समझना, ठीक है। नालायक पांडा तो समझ आ गई आपको कि यार ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ फैक्ट्स दोबारा लिखना शुरू कर दो, इतना उसको जानता है। और बहुत अक्लमंद भी नहीं। देखो, आप एग्जामिनर को एक रीडर समझो। लाइक मैं एक रीडर हूँ, इस वक्त आप लोगों के सोल्यूशंस पढ़ रहा हूँ। रीडर को आपने लीड करना है कि आप इस डिसीजन तक पहुँचे कैसे। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 3 स्टेप्स बताए हैं, ये इनफैक्ट आप अपने रीडर को लीड कर रहे हो कि आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। मैं इसकी हमेशा एक एग्जांपल इस तरह देता हूं कि मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन में गलती समझाता हूं। आप डायरेक्टली मैं अगर सपोज आप सबको से किसी भी सीज़न की या किसी भी ड्रामा की लास्ट एपिसोड दिखाता हूँ, सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड, और फिर आता हूँ कहता चलो अब आपको दूसरी एपिसोड दिखाऊँ, एपिसोड नंबर 1 और 2, देखोगे? देखना पसंद करोगे? सो बिल्कुल रीडर के लिए जब आप ऑडियंस को ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि भाई अगर आपको लास्ट एपिसोड्स पता लग गई तो पहली वाली उसके बाद कोई नहीं देखता या देख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपको उसका एंड देख लिया। सिमिलरली सॉल्यूशंस के अंदर आप जब रोटेट करते हो ना, बार बार कंक्लूजन के बाद दोबारा आके बेसिक बातें बतानी शुरू कर देते हो, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली किसी स्टूडेंट में। लेकिन ये भी गलती होती है कि स्टूडेंट पहले कंक्लूजन बता देता है, फिर बेसिक बातें बताना शुरू कर देता है। सो उसे लीड करो प्रॉपरली, एपिसोड 1, 2, 3 और एंड तक लेके जाओ, एपिसोड लास्ट एपिसोड तक, ताकि उसकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे आप लोगों के साथ, ठीक है। ये जब आप कई दफ़ा करते हो ना, एपिसोड नंबर 15 और इसके बाद एपिसोड 4, फिर एपिसोड 16, फिर एपिसोड 2, ये इरिटेट करती है एग्जामिनर को, ये लैक ऑफ प्लानिंग शो करती है। और एग्जामिनर बीइंग अ रीडर इरिटेट होता है कि ये क्या कर रहा है बंदा, इसको खुद भी नहीं पता इसने मुझे लीड कैसे करना है। सो आपने एग्जामिनर को लीड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच टिल योर कंक्लूजन, कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, ठीक है। ऊपर वाली बातें खा गए हो आप सारी, बेटे किसका है ये वाला, बातें खा गए ऊपर वाली सारी। मतलब एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुई, ख़त्म हो गई, खा गया आप उधर से। और आपका भी ऐसे लगा कि लास्ट में आगे कंक्लूजन को, यानी सेम मिस्टेक हैपन कि आपने ऊपर से सिर्फ ऑफर को बताया और आपने जल्दी से बता दिया कि एक्सेप्टेंस इस डेट पे कंप्लीट हुई है और आगे रेवोकेशन की चूँकि ये डेट कंप्लीशन है तो इसलिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सीम्स लाइक कि वंस अगेन आपका फोकस इस पे था, इन पॉइंट्स को आप इग्नोर करके, ठीक है। फिर बस लास्ट बर्दाश्त कर लेते, लास्ट रह गए। अभी देखो इस बच्चे ने स्टार्टिंग ही कंक्लूजन से किया, तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आगे क्या लिखा है, मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा। इन गिवन सिनेरियो ये ज़रूरत नहीं होती है वर्ड्स लिखने की। अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी, ये क्या है, ये कंक्लूजन है। अब मैं देखूंगा कि हाँ इन्होंने क्या रीज़न प्रॉपर दी है इस कंक्लूजन तक पहुंचने की। ठीक है, अब मैं आपको आपके सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम समझा दूं। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्लूजन बताया और उसकी रीजंस में फिर ये बातें बतानी शुरू की, ठीक है, कि ऑफर किस डेट पे कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस किस डेट पे कंप्लीट हुई, अगेंस्ट पर्सन्स, पोजीशन फिर नहीं लिखी, खाली लिंकेज। इसका मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा फिर कि सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपने जितनी रीजंस बताई हैं वो आपने मुझे ठीक बताई हैं, ये बातें आपने फिर नहीं की,
मैं ऐसा अज्यूम करूँगा क्योंकि आप कहीं भी पोजीशंस क्लैरिफाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ मुझे बता रहे हो कि इस डेट के ऊपर रेवोकेशन हुई, इस डेट के ऊपर कंप्लीशन होगी, बात ख़त्म। बात समझ, तो मैं उसे इंटरप्रिटेशन में ले जाऊँगा रादर देन मैं कहूँ आपने मुझे इन 3 बातों का आंसर किया। सो मेरे पास एक लूप आ गया ना, मेरी बात समझ आ रही है? बाकी ठीक है, लिखने का अंदाज अच्छा है। लो जी, कुछ समझ आई क्या आज की क्लास से कि आप लोगों, बेटे ये किसका है? लिंकेज। आप लोगों ने जो लिंकेज क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी, बल्कि यूँ करें कि आप अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, फिर लिंकेज ज़्यादा बेहतर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में लिंकेज इस तरह नज़र नहीं आएगी क्योंकि अपेरेंटली उसने हमें स्टेप्स खुद बता दिए हुए थे कि आपने किन किन स्टेप्स को आंसर करना है। ठीक है, तो कल अब करके और फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला सबको सानिदा फरमाए जी।